चलो भाई शुरुआत करते हैं। अपने सॉल्यूशन के पर्चे जितने खोल लो। सर मेरा काम हुआ है। जैसे लिखा हुआ है ना सारी चीजें आपके पास। तो शुरुआत की जो पहले लेक्चर में तो बहुत बेसिक है वो, है ना, पर फिर भी मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ। डेली का काम क्या रहेगा, टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। जाती एनसीईआरटी रिवीजन करना है। अगले दिन आओगे मैं पूछूंगा, ठीक है, जो भी पढ़ाया है ना वो आपको जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पूरा आपको भी याद होना चाहिए। अगली बात सुनिए, मैं आते पूछूंगा कि कल जो पढ़ाया था वो सुना दे भाई, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर ये हो गया था वो हो गया था। डेली आना और डेली की डेली चीजें याद करनी है। और उसके अंदर क्या करते चलना है, ठीक है, आ गया। तो अपने पास और साथ में ध्यान रखना कि अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। दे दे उसे बैठने के लिए। पीछे भी तो है, कहीं तो देखिए इतनी सारी पड़ी हुई है। तो इस पे लिखूंगा कैसे? ये बात लिखने का मौका तो ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। रिवीजन करेंगे ना, तो नोट्स तो लिखे हुए हैं पहले से सॉल्यूशन चैप्टर के, है ना, नोट्स लिखे हुए हैं। नहीं हो नया बताना है। देखो भाई मैं पहले सबको क्लियर कर दूं चीजें ना, 2 महीने बच्चे लगभग लगभग ना, तो इसमें फिजिकल हम पहले पढ़ चुके हैं पूरी। मैं इस टाइम पे क्या करूंगा, आपको जितनी चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं वो मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। नोट्स आपके पास हैं, एक एक चीज समझाते जाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, घर जाते जो चीज मैंने पढ़ाई है, ऐसा मैं कुछ नहीं पढ़ा दूंगा कि पूरा चैप्टर खत्म कर दिया एक दिन में। जैसे हमने लेक्चर में वैसे पढ़ाते वैसे पढ़ेंगे एक लेक्चर के अंदर ना। करना क्या है, घर जाते हुए रिवाइज कर लो, आता है तो एक बार देख लो कि बोर्ड तो आपके पेपर होने ही होने हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। 31 तारीख को डेट आ जाएगी, तो तब तक क्या करो कि रिवाइज करते जाओ। साथ में जो आपकी एनसीईआरटी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। टॉपिक पढ़ा, घर जाके अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाई, उसकी एक बार रीडिंग मार ली, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगली क्लास में जब आओगे तो इंटेक्स क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज के पीछे के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कि इंटेक्स क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है। वो इंटेक्स क्वेश्चन जब तुम कर लोगे अगले दिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो डेली पढ़ेंगे वो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे अब अपना ये चैप्टर हो गया, मैंने पेपर तो देख लिया क्या आपने कर्म किए हैं उसके अंदर ना, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हो गए, एल्केन एल्कीन एल्केन कहीं का भी नहीं छोड़ रखा। 60 क्वेश्चन थे, कम से कम 50 क्वेश्चन तो कर सकते थे, जो कि एज इट इज नोटबुक से थे, ठीक है ना। एज इट इज का मतलब रिएक्शन तो थी, थोड़े बहुत चेंजेस उनके अंदर किए जाएंगे, और वो चीज थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो आपको हर जगह मिलेगा। वो आपको थोड़ा सा आईक्यू उसके अंदर लगाना पड़ेगा, तब आप प्रोडक्ट बनाओगे, देखोगे क्या क्या चीजें वहां, ठीक है। तो वो चीजें साथ में अपने जितनी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है मैंने आपको फिर से मैं दिखा देता हूं। करना क्या है, 5 पेज पढ़े, जैसे एल्केन जहां से शुरू हुआ है जीओसी, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, ठीक है। 5 पेज 10 पेज पढ़े, उस पे लिख लो अपने 5-10 रिएक्शन जितने लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन लिख लिया, उसमें क्या रिएजेंट यूज हो रहा था, क्या प्रोडक्ट बन रहा था, ये आपके रिवीजन के लिए, ताकि जब आप नोटबुक को रिवाइज करोगे तो नोटबुक के 5 पेज पढ़ने की जगह आप इसको देख लोगे तो भी वो चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। इस तरीके से आपको याद करना है, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। और रिएक्शंस को डेली याद कर लेना, क्योंकि 3-4 रिएक्शन डेली पढ़ते, वो डेली रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएंगे। बाद में तो आपने देख लिया 3 चैप्टर क्या हाल है, ठीक है ना। वो सोचते ना कि एक दिन बैठ के हम सारे याद कर लेंगे, वो नहीं होते। डेली 3 रिएक्शन याद करो मैकेनिज्म के साथ, और पुराने रिएक्शंस को रिवाइज करते रहो, ठीक है। हफ्ते भर में जो पढ़ा, संडे को एग्जाम होगा, संडे के एग्जाम के बाद जाके उनको रिवाइज कर लिया, या एग्जाम देने से पहले एक बार सारे रिएक्शन को देख लो, तो वो याद हो जाएंगे। बेनिफिट क्या है, अभी से करोगे तो जनवरी तक तुम्हारे खत्म हो जाएंगे सारे रिएक्शन, फेब में जब एग्जाम आएगा तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ये तो केमिस्ट्री एक दिन पहले याद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले मस्ट है अभी, ठीक है। एनसीईआरटी साथ में करते चलेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बताते जाऊंगा मैं उन लोगों को। देखो भाई, सॉल्यूशन जो होता है ना वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है वो? होमोजेनियस। 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है हेटेरोजेनियस और एक क्या होता है होमोजेनियस, ठीक। होमोजेनियस का मतलब क्या है, देखो एक तो होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक होता है हेटेरोजेनियस। ये सॉल्यूशन नहीं कहलाता,
हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, आप यहाँ पे एक गिलास पानी लेते हो या गिलास पानी प्रेजेंट है, अब आपने इसके अंदर शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दो, या आप समझ लो आपने इसमें चीनी मिला दी, आप जब इसको पियोगे तो चाहे आप टॉप मोस्ट लेयर पियो या स्ट्रो डाल के बीच से पियो या फिर एकदम नीचे से पियो, आपको हर जगह मीठा ही लगेगा। वो ऐसा नहीं है ऊपर मीठा था, बीच में खट्टा था, नीचे तो नमकीन था, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा आपके पास कैसा होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, पूरा ही मीठा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब जैसे यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट थी, एक तो क्या थी मेरे पास शुगर और दूसरा मेरे पास क्या प्रेजेंट था, वाटर। दो चीजें जब मिलेंगी तब तीसरी चीज का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा जब चीजें होमोजेनियस मिलेंगी तो उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक ठीक है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। आगे बताता हूँ इसके अंदर हम लोग आप बनाते लेमिनेट का जो एग्जांपल दिया था वही मैं आपको देता हूँ। आपने एक बीकर लिया, नींबू पानी बनाने है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसके लिए आपके घर सबसे ज्यादा तो पानी लोगे पहले, ठीक है। आपने ले लिया सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर पानी ले लिया, ये वाटर प्रेजेंट है। फिर आपने क्या किया, शुगर डाल दी उसके अंदर, अब बाहर से इसके अंदर ऐड कर रहे हो शुगर। फिर आपने मिक्स कर दिया इसमें सॉल्ट, ठीक है, इसे मिला के घुमा दिया। फिर लास्ट में नींबू भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने इसमें लेमन जूस डाल दिया थोड़ा सा, ठीक। फाइनली जब इन सबको मिला लोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा जिसको हम कहेंगे नींबू का पानी हो गया, ठीक है। फाइनली मेरा लेमनेड रेडी हो गया। अब जो यहाँ पर वाटर था वो कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट था, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में था। यहाँ पर शुगर थी कैसे, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट। लेमनेड का जो आपने नींबू डाला इसमें वो कैसे था, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट था। ये आपने क्या मिलाया यहाँ पर, सॉल्ट, ठीक है। ये भी कैसे था मेरा, सॉलिड। बट जब इन सबको मिला के आपके पास फाइनली लेमनेड बन रहा है, वो कैसा है मेरे पास, लिक्विड है। मतलब जो फाइनली मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन रेडी हुआ था वो कैसा था मेरे पास, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट था। बोलो है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब मेरे पास फाइनली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हुआ, ये भी कैसा था, लिक्विड, ये भी सब चीज। अब इन सब में से मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलाया था, वाटर, ठीक है ना। तो जो चीज आप सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। आपने जितनी चीजें मिलाई हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। और बाकी सब क्या बन जाते हैं, फिर सॉल्यूट मिल जाते हैं। ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, ये भी मेरे पास सॉल्यूट, और ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। सिर्फ ये एक अकेला कैसा होगा मेरे पास, सॉल्यूट, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें कोई डाउट है, ये बात हमको समझ आ गई भाई। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और बाकी सारे कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसका फिजिकल स्टेट और जो फाइनली सॉल्यूशन बना है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हमेशा कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। ये भी लिक्विड है और ये भी कैसा है, लिक्विड है। अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, ये कैसा है, लिक्विड, सेम नहीं है। ये सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, और ये भी कैसा है, लिक्विड है। तो ये मतलब सॉल्यूट तो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट हमेशा सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सेम होगा। और इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। बोलना है साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि ध्यान रहेगा तो बोल पाओगे और याद भी होता जाएगा, मेमोरी में डलता जाएगा। जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट।
जो कमी होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है मेरे पास, लिक्विड है। और आपका जो सॉल्यूट है और जो सॉल्यूशन होगा वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नोट्स में दे दूंगा प्रवीण, नोट्स लिखने पे इतना ध्यान मत दे, ये चीज समझ। नोट्स तो पहले भी लिखे हैं हम लोगों ने, है कि, तो नोट्स तो वो इनसे ले लेना, अगर तूने नहीं लिखे हैं तो लिखे ना, ये से ले लेना, मेरे से ले लेना, ठीक है। वो एक बार जेरोक्स करा के फिर अपने पास लिखना, रिवीजन करते हुए टाइम, तो तेरे को अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी बस समझो चीजों को क्या है। जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो जब आप नोट्स लिख रहे होते हो तो आपको भी पता होता है आप क्या लिख रहे हो, नहीं तो आप बोर होते हो, पता चल नहीं रहा होता क्या चल रहा है, बस लिखते जा रहे हो। ऐसा नहीं, पहले चीजें समझ लो फिर लिखेंगे, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछता है कि भाई डिफरेंस बताना है आपको, कि मैं सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मैंने सीधे से पहली बात तो दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी, क्या, कि भाई जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है, ठीक है। सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम होगा, और सॉल्यूट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो डिफरेंस यहाँ पर आ गए मेरे पास, ठीक है। जो ज्यादा मास में वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट, जो कम में होगा वो मेरे पास सॉल्यूट होगा। एक सॉल्वेंट है और यहाँ पर कितने हैं, 3 सॉल्यूट है, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, मेरा सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन में लिखे जाता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा हो सकता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो, और हो सकता है बहुत सारे सॉल्वेंट हो और एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक है। इसे कहते हैं 2 और मोर कंपोनेंट से मिलकर ये मेरे पास बनता है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। यहां से चीज मैंने देख ली, जो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूशन भी मेरा वैसा ही होगा, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था, आगे बात करते हैं। देखो अब जो मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशन भाई, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास पहला कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा कैसा होता है मेरे पास, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा मेरे पास कैसा होता है, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे पता है सॉल्यूशन की 2 चीजों से मिलके बनता है, एक क्या होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है भाई। सॉल्यूशन बन रहा है तो मैं कहूंगा इसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा और साथ साथ में क्या होगा, यहां पर सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा और मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूट भी होगा, दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बात करता हूं मैं लिक्विड सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे और मेरे पास सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होंगे। ये भी गैसियस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर भी दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर मेरा सॉल्यूट भी होगा और मेरे पास सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन जो बन रहा है, जो फाइनली बनेगा वो कैसा बन रहा है, सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट तो मेरा सॉलिड होगा, ये बात फिक्स हो गई कि भाई मेरा सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड कैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और मेरे पास गैसियस भी हो सकते हैं। कौन सा मंत्र फूकेगा, ओ क्या देख रहे नीचे, ठीक है। फिर दूसरा क्या, मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड फाइनली बन रहा है तो कैसा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा इसके अंदर, लिक्विड होगा, ठीक है। और सॉल्यूट कैसे हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और मेरे पास गैस भी हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन बन रहा है मतलब जो फाइनली बनेगा वो गैसियस है, तो ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगी, गैस होगी, तो सॉल्वेंट तो क्या होगी इसके अंदर, गैस।
और सॉलिड कैसा हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो भाई मेरे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो तीन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब बात आती है, जो ये मेरा चैप्टर है वो किसके बारे में डील करेगा? सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सॉलिड सॉल्यूशन के लिए अपना कौन सा चैप्टर आता है? सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट तो पढ़ी लिया 11th के अंदर, वो इसके बारे में डील करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बट उससे पहले अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल है जो इन सब के एग्जांपल को क्या करती है? कवर करती है। देखो भाई, अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है और मैं सॉलिड को सॉलिड में मिलाऊं, किसको? सॉलिड को सॉलिड में, तो मैं क्या बोलूंगा? सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड होगा। दोनों चीज सॉलिड सॉलिड मिला रहे हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? एलॉयज, सर एक मेटल दूसरे मेटल, एलॉय को मोल्टन करके नहीं मिलाते? हाँ मोल्टन करके ही बनाते हैं। दो मेटल ये, आपने उसको मोल्टन किया, दोनों को मिला दिया, जब फाइनली सॉलिड में बन जाएगा तो दोनों मेरे पास क्या होंगे? यहाँ पर सॉलिड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये भी सॉलिड और ये भी मेरे पास क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या होगा मेरे पास? एलॉय हो गया। यहाँ पे तो पता ही होगा ये, है कि नहीं? ठीक है, अब मेरे पास लिक्विड मिला रहा हूं किसके अंदर? सॉलिड। कोई चीज आपके पास सॉलिड है जो ज्यादा अमाउंट में, आप उसमें थोड़ा सा क्या मिला रहे हो? लिक्विड। ऐसा एग्जांपल सोचो, नोटबुक में देखिए, जुर्दाना बंद करो उसको, उसमें देखिए, अब खुद से सोच लो ना यार। सोचो ऐसा क्या एग्जांपल हो, जहां पर सॉलिड ज्यादा अमाउंट हो, उसमें आप थोड़ा सा लिक्विड मिला रहे हो। बता जेली बताया तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जो खाते भी है तो वो भी कैसा होता है? सॉलिड ही होता है। आप उसको एक जगह रखोगे तो वो ऐसे रहता है, उसका शेप डिफॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, बट वो मूव कर सकता है, मूव भी करता है और थोड़ा लिक्विड जैसा भी होता है। तो वो एक एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, गैस को मिला रहे हो सॉलिड में, तो क्या बोलोगे? गैस इन सॉलिड। ठीक है ना, गैस इन सॉलिड। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने जो आपको बताया होता है डिसॉल्व्ड गैसेस। सर वो जो निकल के ऊपर H2 जो हाँ, वो भी हम कह सकते हैं, निकल के ऊपर H2 या फिर पैलेडियम के ऊपर H2, आप जो भी एग्जांपल दोगे वो आ जाएगा। तो स्पॉन्ज होते हैं वो, स्पॉन्ज के अंदर, ट्रैप्स के अंदर भरा होता है गैस, तो उसी के वो भी इसका एग्जांपल है। हाँ। ठीक है, तो वैसे डिसॉल्व मिनरल्स से जैसे कोल लेते हैं, कोल को जैसे हीट करोगे तो CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि जो उसके अंदर कोयले के अंदर पोर्स होते हैं उसके अंदर वो ट्रैप्ड होते हैं डिसॉल्व मिनरल्स के अंदर। अब देखो, अब दूसरा केस जो हमको इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ना है, सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड। सॉलिड मिला रहे हो लिक्विड के अंदर, आपके पास बल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? लिक्विड प्रेजेंट है, आप उसमें सॉलिड मिला रहे हो। कब होता है? अभी कर रहे थे, नींबू पानी बना रहे थे, चीनी मिला रहे थे, किसके अंदर? पानी के अंदर। तो सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं। लिक्विड लिक्विड में मिला रहे हैं, अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, वाटर अल्कोहल हो गया, सोडा अल्कोहल हो गया, या फिर अभी हमने देखा था कि हाँ, आप कोई भी लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला सकते हो, चाहे पानी में दूध मिला दो। ठीक है ना, वहां पर भी तो दोनों चीजें मिल रही है, दोनों लिक्विड्स के अंदर। गैस मिला रहे हो लिक्विड के अंदर, फोम। ठीक है ना, फॉर्म हो गया, नहीं फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, फोम लिक्विड इन गैस है। आप हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हो कि उसके अंदर सॉलिड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो फिर विपरी वो जगह आपके पास गैस मिला रहे हो सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, गैस है लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठीक है ना, कोका कोला होती है, जब बोतल खोलते तो गैस बाहर निकलती है, क्योंकि आपने लिक्विड के अंदर क्या ट्रैप कर रखा है? गैस को कर रखा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, गैस के अंदर थोड़ा सा सॉलिड प्रेजेंट हो, एयर के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर्स हो गया, स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ये सब चीजें आ गई यहाँ पे। लिक्विड इन गैस, फॉग, और ऊपर से नहीं तो सबसे बेस्ट होता है आपके पास क्या होता है? ये ह्यूमिडिटी जो होती है, वाटर वेपर इन एयर होते हैं, तो लिक्विड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? गैस के अंदर। गैस इन गैस का तो एग्जांपल एयर ही हो गया, जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेस एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। ठीक है, तो ये आपकी आती है दूसरी टेबल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन। होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? टू और मोर कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट।
सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा हो सकता है? सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का हमेशा कैसा होगा? सेम। ठीक है, ये बात समझ में? जो ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट। फिर आती है बात किसी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तीनों में 9 एग्जांपल बनते हैं, जो अभी एक टेबल आपको ढंग से लिखवा रखी है। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पूरी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, बात यहां पे खत्म हो जाती है। अब बात आती है आगे अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है ना, किसकी आती है? कंसंट्रेशन टर्म्स की। वो चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो इसको आप समझते भी जाना क्या क्या चीज है। बिल्कुल रिवीजन की क्लास है, ठीक है ना। ऊपर से मेन चीज, जहां पर भी डाउट आएगा ना, सोचना मत किसी से शर्म नहीं है, तेरे को इससे शर्म नहीं, तेरे को उससे शर्म नहीं है कि नहीं? सारे लड़के भाई, जिसको जहां पर भी डाउट है ना, बोल दो सर ये वाली चीज मेरे को वापस से समझा दो। उसका फायदा ये है, जो चीज अभी आपको डाउट है ना, घर जाके पर पढ़ोगे, मैं समझा दूंगा, फिर घर जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? आपको क्या आ जाएगी? क्लियर हो जाएगी। नहीं तो वो चीज हमेशा डाउट के अंदर ही रहेगी। तो किसी से घबराना नहीं। जहां पर लगे ये वाली बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं, बोल दो सर ये वाली चीज वापस मुझे समझा दो, मैं तभी समझा दूंगा। ठीक है, और ये वाली इसके नोट्स जो है मैं पीडीएफ या फोटो करके आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो आज मैं जितना पढ़ाऊंगा, ताकि अगर नोट्स नहीं बनाए जाके बना लेना। ठीक है, और फिर कल भी आओगे तो कल आते मुझसे डाउट पूछ लेना पहले। ये आपने कल पढ़ाया था सर, इसमें ये डाउट है, मुझे बता दो। पर डेली का डाउट डेली, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक है ना, आज मैं एक्सरसाइज बता दूंगा कौन सी करनी है आपको। इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते जाएंगे अच्छे से, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अभी से शुरुआत कर रहे हैं फिजिकल के लिए, जनवरी एंड तक फिजिकल खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनिक भी आपकी शुरू होगी एल्काइल हैलाइड की, तो जनवरी एंड तक आपकी ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन के तौर पे भी। आपने एनसीईआरटी लगा ली होगी, तो अगर फैब के अंदर आपका जेईई मेंस का पहला पार्ट आता है, तो आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक तो अभी भी खत्म हुई है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएंगे वहां पे, उससे अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रिवीजन टाइम अपने फिजिक्स मैथ्स को दे देना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज हो जाएगी, आपकी एनसीईआरटी लग जाएगी, तो बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाएगी। बोर्ड की डेट 31 को पता ही चल जाएगी, तो वो कुछ नहीं करना, जो काम मैं देते जाऊंगा उसको करते जाना। 31 दिसंबर। हाँ पता है, 31 को बताएंगे ना डेट कब होगी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब आगे आ जाओ कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। देखो भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास में आपने पानी ले लिया, ये आपका दूसरा ग्लास है, आपने उसके अंदर भी पानी ले रखे। अब आपने क्या किया, इसमें तो 1 टीस्पून आपने शुगर डाल दी, ठीक है, आपने लिया 1 चम्मच चीनी लेके इसमें डाल दी। इसमें आपने क्या कर दी, 2 डाल दी। एक और ग्लास था उसमें आपने 3 डाल दी। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन शुगर की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तो 1 ही चम्मच तक कम मीठा हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, आगे 4 है। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सॉल्यूशन मेरा बन रहा है फाइनली, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखाना चाहता हूं। वो डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई जा सकती है, कहीं मोल से दिखाई जा रही है, कहीं मास से, कहीं वॉल्यूम से, इन सब तरीकों से। बस ये दिखाया जाएगा कि ये जो फाइनली सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्यूट कितना। देखो हर टर्म के अंदर सीधी सी बात है, जब भी आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो 3 चीजें आपको बता रहा होगा, कोई से भी टर्म हो आपको 3 चीजें बता देगा। सॉल्यूट कितना डाला हुआ है, चाहे फिर वो मास में बताए, मोल्स में बताए, लीटर में बताए, ग्राम में बताए, जो कि मास ही हो गया, ठीक है, तरीके होंगे। वो आपको बताएगा कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और फाइनली मेरे पास सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, ये चीजें बताता है, चाहे कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली कंसंट्रेशन लेते हैं, जो कि मेरे पास क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, पहली कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100।
ठीक है ना, इनटू क्या हो गया 100 हो गया। अब ये इनटू 100 का मतलब क्या है, ये एक्चुअली यहां पर अपॉन में 100 है ये, ठीक है ना, कि आपको 100 ग्राम के लिए कितना वो चाहिए, बट ठीक है वो परसेंटेज के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर आपने उसको इनटू 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है उस बात को ध्यान से सुनना, ये आपको बता रहा है अगर मैं फाइनल, इसके डेफिनेशन बताता हूं पहले, वो क्या कहती है, वो कहती है आपने एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया, ये फाइनली मेरे पास क्या बन गया है सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझो वेट बाय वेट परसेंटेज का, वो कहता है आपने फाइनली एक सॉल्यूशन बनाया जिसका मास कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितना क्या चाहिए हुआ होगा, सॉल्यूट का कितना मास चाहिए होगा। अरे भाई जब आपको 100 ग्राम का पता होगा तो 10 ग्राम का भी बता सकते हो, 20 ग्राम का भी बता सकते हो, 100 का 200 कितने का भी बता सकते हो। तो उन्होंने बोला अगर आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट का कितना मास चाहिए होगा, ठीक है ना। इसलिए देखो अगर लिखा जाता है एग्जांपल के तौर पे, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वही देता हूं, 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन बोला गया है, क्या बोला गया है 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है आपने 20 ग्राम NaCl मिलाया होगा टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। बोलो बात समझ आई, अगर मुझे ये 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना था तो मैंने कितना सॉल्यूट मिलाया यहां पर 20 ग्राम मिलाया। अब मिलाया किसमें होगा, सॉल्वेंट में मिलाया होगा, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 80 ग्राम, तो 80 ग्राम में 20 बना दो 100 बन गया। भाई चीजें तो यही तीनों दी ना इसने घुमा फिरा के, चाहे आपका फॉर्म कुछ भी हो पर दिया तो तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, अगर 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन गिवन है, इसका मतलब 20 ग्राम मेरे को NaCl चाहिए टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं 40% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन लिखता तो इसका मतलब क्या होता है 40 ग्राम यूरिया चाहिए टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, तो उसमें 60 ग्राम क्या होता है मेरा सॉल्वेंट होता है। बोले बात समझ में आ गई, इसके अंदर कोई डाउट है। तो जो मेरे वेट बाय वेट परसेंटेज है वो क्या कहती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू Na। देखो फार्मूले को भी ये सेटिस्फाई करता है, मास ऑफ सॉल्यूट रख दो 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन रहा है 100 इनटू 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना, आपको 20% अपने आप आ जाएगा। ये तो यहाँ गिवन है 20% वेट बाय वेट, ये फार्मूले की बेसिस पे यहाँ नीचे 100 रख दिया तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका मास ऑफ क्या हो गया यहाँ पर मेरा सॉल्यूट, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी जो आती है यहाँ पर, पहला हो गया मेरे पास वेट बाय वेट, दूसरा क्या ले रखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अब बताओ भाई सॉल्यूशन किसमें बन रहा है ml में बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ऊपर तो 100 ग्राम बनता था क्योंकि यहां पर क्या था मेरा ग्राम। अब जो मैंने पानी बनाना है या जो सॉल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 ml होना चाहिए, ठीक है। देखो आपने एक ग्लास लिया उसमें पानी लिया, आप बोलो कि भाई मेरे को नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी पर मेरा 100 ग्राम ही होना चाहिए, तो 100 ग्राम बना लिया। अब वो बोले कि जो मेरे को नींबू पानी चाहिए वो 100 ml चाहिए, ठीक है, या 1 लीटर चाहिए 2 लीटर चाहिए, उसने ml में आपको बता दिया। पहले तो उसका मास बताया जा रहा था कि इतना मास चाहिए मुझे, ठीक है, बट अब कितना चाहिए आपको 100 ml चाहिए। तो 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना मास चाहिए किसका सॉल्यूट का, वो यहां से पता चलेगा कि अगर मैं सॉल्यूट का इतना मास मिला दूंगा तो इतना ml मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको एग्जांपल दिया जाता है 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, तो आप सीधी सी बात बोलोगे 20 ग्राम आप ले लो क्या NaCl, उससे क्या हो जाएगा मेरा 100 ml क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। बट यहां पर ध्यान देखो अब क्या चीज होगी,
20 ग्राम NaCl क्या है ये सॉल्यूट है, 100 ml क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मेरे से सॉल्वेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, कुछ नहीं बता सकता। क्यों, ये तो ग्राम में है और ये किस में है ml में है, दोनों की यूनिट कैसी है डिफरेंट है। तो यहां पर जब मेरे को सॉल्वेंट के बारे में पता करना है, ध्यान से समझो क्या चीज है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसके साथ में जो क्वेश्चंस कराए ना वो ट्राई करना, ठीक है जाके। अभी मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं क्या चीज है। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता था भाई, जिस चीज की डेंसिटी गिवन होगी मास भी वही होना चाहिए, वॉल्यूम भी उसका होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है। अगर मुझे पानी की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो पानी लूंगा, वॉल्यूम भी और मास भी। ऐसा तो नहीं ना लोहे का मास ले लूं और पानी का वॉल्यूम ले लूं तो अलग आएगा, ठीक है। तो जिस चीज की डेंसिटी उसी का मास उसी का क्या होगा वॉल्यूम होगा, ठीक है। मुझे यहां पर सॉल्यूशन का क्या पता है, ठीक है, वॉल्यूम पता है किसका, सॉल्यूशन का। और जो बाहर से मैंने सॉल्यूट मिलाया है उसका क्या पता है, मास। उसका क्या पता है मुझे, मास पता है। तो ये गलती कभी मत कर देना कि मास इसका रख दिया वॉल्यूम इसका रख के डेंसिटी निकाली, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मास अगर मैं वॉल्यूम इसके रख रहा हूं तो मास में मेरे को सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। अगर अब मुझसे यहां पर कोई सॉल्वेंट के बारे में पूछता है कि भाई सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन दो, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मास अलग चीज का पता है, वॉल्यूम अलग चीज का पता है, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, वहां पर डेंसिटी गिवन होगी, किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है ना। या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा वहां पर। फॉर एग्जांपल मान के देख लो आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन, आप बोलोगे भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, बट मुझे वॉल्यूम ऑफ क्या पता है, सॉल्यूशन। और वो कहां से पता चला होगा, जब आपको लिखा होगा ना 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो आप वहां से समझ गए 20 ग्राम ये और 100 ml ये, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहां पर ये मेरा कितना है 100 ml है। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप यहां से क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बराबर होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो आपको क्या क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल सी बात है। तो अब निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा किसके, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे वहीं से पता चल गया था। तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एग्जाम में देखो क्या पूछ सकते हैं, अभी तुम देखो तुम्हें यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हमको क्वेश्चन में बस एक चीज गिवन थी, क्या, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। वहां से मैंने मास ऑफ सॉल्यूट लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, दोनों चीजें पता चल गई। डेंसिटी गिवन थी, वहां से मैंने मास निकाला। अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं आप मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, मतलब पहले मास निकालेंगे फिर वॉल्यूम पता होगा, वॉल्यूम खुद से निकालेंगे। वॉल्यूम मेरी यही रहेगी, आई बात समझ में, वॉल्यूम कितनी होगी मेरी 100 ml। भाई नॉर्मल सी बात बताओ ना मुझे, आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है ना, नींबू पानी का जो वॉल्यूम होगा, आप चीनी उसमें डालो तो उसी वॉल्यूम में जा रही है ना, वो तो वॉल्यूम चेंज थोड़ी हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट के लिए भी और सॉल्यूट के लिए भी। अरे फाइनली जितना मेरे पास वो बना तो उसी के अंदर प्रेजेंट है ना। अगर सॉल्यूट भी लिक्विड दिया हुआ हो तो दोनों चीजें लिक्विड दी हुई हैं, तो इसका वॉल्यूम ऐड होगी, टोटल तो वॉल्यूम इतना ही बनेगा, तो वो उससे घटा दे। तो नहीं, अगर आपको दोनों चीजें गिवन है, सॉल्वेंट का वो नहीं बदल जाएगा फिर? सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर वो पूछेगा स्पेसिफिकली, वैसे वो क्या होगा आयंस देता है यहाँ पर ना, कि आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, तो हम वहां से डिवाइड करके निकालेंगे उससे माइनस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हम यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो चीजें यहाँ से हम बता देंगे उसको, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, किसी को डाउट है? आयंस की जब आप पहली बात तो मोलैरिटी पूछेगा,
तो मोल्स ऑफ आयन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे टोटल, तो उसमें निकल गया। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अभी तक दो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, पहली वेट बाय वेट, दूसरी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट में मैं जो फाइनली सॉल्यूशन बनाना चाह रहा था वो 100 ग्राम चाह रहा था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना सॉल्यूट देना पड़ेगा वो पता होता था, सॉल्वेंट माइनस करके निकाल लेते थे। दूसरा मेरे पास क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जो मेरा सॉल्यूशन बने वो कितना बने, 100 ml। ये मेरा जो सॉल्यूशन बन रहा है ये कैसा बनना चाहिए, मेरे पास 100 ml बनना चाहिए फाइनली, ठीक है। तो उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है ये पता चल गया। अब जो तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है मेरे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वहां पर क्या होगा, ये बात समझ में आ गई दोनों? पहले ये बताओ है भाई, प्रणव आ गई समझ में? यस, समझ में आ गई, ठीक है ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें अपनी कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, जो फॉर्मूले हो गए ना, वो याद करने से कभी सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। ऐसा कभी सोचोगे ना यार ये फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में मास भी गिवन होगा, ये भी होगा, वैल्यू रखूंगा आ जाएगा आंसर, नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज रखने जा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। ये चीज जरूरी है, इसलिए मैं आपको इतनी चीज डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूला तो नॉर्मल वैसे भी लिख देते। अब देखो तीसरी चीज, जो तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है मेरे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वो बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो 20%, मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl ही मान लेते हैं, NaCl सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे, 20 ml NaCl, जो कि है क्या होगा मेरा सॉल्यूट होगा, वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, 100 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन के अंदर। अगर मुझे 100 ml NaCl सॉल्यूशन बनाना है, मैं चाहता हूं फाइनली जो मेरा सॉल्यूशन बने वो कितना बने, 100 ml। तो इसमें सॉल्यूट का क्या मिलाऊंगा मैं, सर तो सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम मिलाऊंगा, इस केस में सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो दोनों का माइनस कर देंगे, 80 हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो क्या करेंगे, देखो ना, फाइनली मुझे 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, इसका पता चल गया कितना है, ये क्वेश्चन से 20 हो गया। तो ये अगर ये मेरा 20 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। दोनों को मिलाऊंगा तभी तो ये जाके बन जाएगा मेरे पास। आगे बात समझ में? यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फाइनली आपके पास सॉल्यूशन बन रहा है उसी के बारे में बात हो रही है। पहला केस दोनों का मास गिवन था कि आपको 100 ग्राम बनाना है तो सॉल्यूट का कितना ग्राम डालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस 100 ml बनाना है तो इसका कितना मास डालना पड़ेगा। तीसरा केस इसका इतना वॉल्यूम बनाना है तो इसका कितना वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा। हर जगह किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूट, इसके सॉल्यूशन की, इसकी बात हो रही है, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को घुमा फिरा के दे रहे हैं। नॉर्मल सी बात है। देखो सबसे पहले मुझे ना समझ लो ग्लास पानी था, ठीक है, मेरे को बोला कि आप 100 ग्राम पानी ला दो सॉल्यूशन का, उसमें चीनी मिलाई, तो ये भी सॉलिड और इसका भी मास सॉलिड भी पूछा गया जो कि ग्राम्स में। दूसरे में ये तो लिक्विड है और ये सॉलिड आ गया। दोनों में, तीसरे केस में, दोनों चीजें केस में मेरे को वॉल्यूम में गिवन है। ये भी 100 ml, फाइनली 100 ml बनाना है, कितना वॉल्यूम आप मिलाओगे, ठीक है। तो अब इसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, मिलाने के तरीके अलग अलग हैं, कभी ग्राम में बात कर रहे हैं, कभी वॉल्यूम ml के अंदर बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? आ जाओ अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ आपके पास है स्ट्रेंथ, जो कि प्रेजेंट होती है ग्राम पर लीटर के अंदर, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, ग्राम पर लीटर में। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब अब जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, पहले तो 100 ml बना रहे थे, बट अब आप किसकी बात करने लग गए, 1 लीटर की या फिर 1000 ml की, ठीक है, कि 1 लीटर बनाने के लिए मुझे कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा। वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है
तो मुझे सॉल्यूट का कितना मास यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगी, उसको उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। पूरी बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट है? ठीक है, तो ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं आपको लिखाता हूँ, रफ में लिख लेना पीछे की साइड पे कहीं जगह। एनसीईआरटी लाइन ना, एनसीईआरटी देंगे, इसके क्वेश्चन ले लेंगे। देखो, if एग्जाम्पल पिछले ग्रेड में 6% weight by weight, 6% weight by weight urea solution having density 1.6 gram per ml is given. Find its strength. Find its strength. वेट बाय वेट है ना। हाँ, जो जो चीजें गिवन है पहले उनको समझो और फिर सॉल्यूशन निकालो वहां। एक एक चीज का मतलब है, पहले 6% जो दिया है उससे क्या समझते हो, फिर डेंसिटी से क्या कर सकते हो, ठीक है। और पूछा क्या गया है फाइनली, सर 3 पॉइंट कुछ है। कुछ है स्ट्रेंथ निकालने हैं ना। स्ट्रेंथ निकालनी है। मैं तो 1 पॉइंट बिना टेन टू द पावर -379 दे दो अलग अलग, बताइए तेरा आंसर क्या है? 96 ग्राम पर लीटर ओम का आंसर है। हाँ, दूसरा भी दे दियो, पॉइंट में बता दे कुछ कुछ जो है। 3.08 ग्राम। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ कुछ का है। आंसर तो है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 08 मैं 08 के साथ जा मेरा 1 पॉइंट कुछ कर दो। 1 पॉइंट कुछ 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 का है। और कोई है? ऐसे अगर सबका गलत है तो बोल दो ना, नो 20 भी रख देते हैं तो। ये ऐसे मेरा देखो भाई, 00 आ रहा है 96 मतलब पहला वाला आ तो कितना रिजर्व बोल के जब मान जाए पहले। चलो पहले देख लेते हैं। देखो क्या चीज है गिवन दिया आपको, 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन गिवन था, ठीक है ना। 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मुझे यहां से एक चीज पता चलती है, 6% वेट बाय वेट से क्या समझता हूं,
6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा 90 इन 100 ग्राम solution. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो 96 है। ठीक है ना। आगे बात समझ रहे हो? यूरिया का मास पता है और ये पता है। मुझे क्या निकालनी थी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया मुझे, 6 ग्राम है। ऊपर तो पहली वाली चीज तो मुझे पता चल गई। अब बस मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स निकालना है, ठीक है। मुझे पता है अब इसकी डेंसिटी गिवन है कि नहीं गिवन है? डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.6 ग्राम पर ml, डिवाइड होगा था। ठीक है ना, पर ml। मतलब यहां पर क्या हो गया मेरे पास? 1.6 ग्राम प्रेजेंट होता है किसके अंदर? 1 ml के अंदर। कितना है मास? 100 है। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बट मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 1000 ml में कितना होगा, ठीक है ना। 1000 के अंदर कितना मास होगा, और वो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो भाई, ध्यान से देखो। 1 ml में कितना है? 1.6। 1000 ml में तो सीधा नहीं बता देंगे, 1600 के आसपास आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, वो वैल्यू को बस यहाँ रख देना, बस इतना काम है। हाँ, जो वैल्यू आएगी वहां पे वो तो मास लिख सकेंगे। हमें क्या, ठीक है, ध्यान सुनो भाई। हमने क्या कर दिया यहाँ पर? डेंसिटी गिवन थी, ठीक है ना। तो हमें पता है डेंसिटी जब गिवन थी तो यहाँ पर ये चीजें प्रेजेंट है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितनी थी? 1.6। क्या निकालना है हमें? मास पता था, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। किस में आएगी? ml में आएगी, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम जो ml में आएगी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डिवाइड बाय 1000। तो ये कर देते हैं, वॉल्यूम इन ml आ गया यहाँ से कितना? 100 अपॉन 1.6। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वॉल्यूम इन लीटर कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 1.6 अपॉन 1000। इस वैल्यू को उठा देना, रख दो बस, ये काम करना। 96 आ रहा है। 96 आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। आगे बस समझ रहे? ये मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, कहाँ? मतलब कि 100 ग्राम लेंगे, 94 नहीं। क्यों नहीं? सॉल्वेंट मैंने वॉल्यूम ऑफ डेंस किसकी दी थी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की हुई थी। सॉल्वेंट की थोड़ी दी थी मैंने। क्वेश्चन देखो ना, अभी तो बताया जिसका मास उसी की डेंसिटी उसी का वॉल्यूम। आगे बात समझ में? इसके अंदर कोई डाउट है? दोबारा सुन लो। 6% वेट बाय वेट था, ग्राम निकाल लिया, दोनों का मास निकाल लिया। डेंसिटी गिवन थी, फॉर्मूला डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। तो मास भी सॉल्यूशन का रखा जाएगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का रखा जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, बट किसमें? ml में। क्यों? डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन थी, इसलिए वॉल्यूम आ रहा था मेरे ml में। बट इस फॉर्मूले में मुझे किसमें चाहिए था? लीटर्स में। तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मूले को रख दिया। आगे बात समझ में? बस इतना काम करना था, और कुछ तो काम था ही नहीं यहाँ पे। ये यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में? तो हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली। कौन कौन सी? पहला पढ़ा हम लोगों ने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फोर्थ हमने पढ़ी स्ट्रेंथ। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े। मैं आपको ये वाला कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि जो आपको इंटेक्स जो है ना 2.1 एक्सरसाइज वो कर सकोगे, कल वो करके आना के साथ में, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हमने 4 कर ली, 5वें पे आते हैं, ठीक है। 5वीं कंसंट्रेशन टर्म अपने पास क्या है? मोलैरिटी, ठीक है। हम लिखेंगे मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। बोलो है ना, ठीक है। अभी अभी देखो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अभी अभी आपने ये चीज पढ़ी थी, ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होती है, स्ट्रेंथ। तो आपके पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेंथ गिवन हो, और स्ट्रेंथ को आप जब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। बोलो ये बात समझ में आ गई। हो सकता है स्ट्रेंथ गिवन हो, ये वैल्यू गिवन हो, ये पूछ जाए, मोलैरिटी मास गिवन हो, स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है। तो वो तो इन तीनों के अंदर अपना ट्रायंगल है, वो आप कोई सी चीजें आपसे जान सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। मास ऑफ ऊपर कहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे वॉल्यूम इन लीटर, ये मेरे पास होती है स्ट्रेंथ अपॉन मोलर। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो एक और चीज ध्यान से, मेरे पास ये खाली बीकर है, मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस को मिलाता हूं, दिस इज सब्सटेंस ए, और यहां से मिलाता हूं मैं सब्सटेंस बी को। मुझे इसकी मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन पता है। कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मैं बोलता हूं इसकी जो मोलैरिटी है वो है Ma, ठीक है, इसकी मोलैरिटी Ma, और इसका वॉल्यूम जो मिला रहा हूं वो क्या है, Va। इसकी मोलैरिटी मिला रहा हूं मैं जो क्या है, Mb, और वॉल्यूम भी से कितना गिवन है, Vb। अब एक बात बताओ, मैंने शहद लिया और पानी लिया, दोनों को एक दूसरे में मिला दूंगा, तो दोनों की ऐसा तो नहीं है ना, इसकी कुछ वैल्यू इसकी कुछ ऐड होके ज्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, थिकनिंग क्या हो जाती है शहद की, कम हो जाती है, दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो अगर आपसे अगर इन दोनों को मिला के ये मेरा कुछ सी सब्सटेंस बनता है, अगर वो बोले कि भाई मेरे को मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन जो कि मोलैरिटी ऑफ सी है वो कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मोल्स निकालता हूँ। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मोल्स कितने होंगे, Na की वैल्यू कितनी होगी, Ma इनटू Va। बोलो आए ना भाई, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मैंने इसके मोल्स निकाल लिए, यहाँ पर मैं मोल्स ऑफ बी निकाल लूं, तो Nb किसके बराबर होगा, Mb इनटू Vb के। अरे भाई जब मैं मोल्स क्या होता है ये बताओ मुझे, डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिनको एक काउंटिंग यूनिट बोला गया है, इसको मोल। जैसे 12 को क्या बोल दिया, एक डजन बोल दिया गया। आपको बोला जाए एक डजन पेन लिया तो आप 12 पेन लाओगे, एक डजन केला दे दो मतलब 12 केला होती है। इसी तरह मोल क्या होता है, जिसके अंदर अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक काउंटिंग यूनिट ही तो है। अगर आपने वो सारे पार्टिकल्स उठा के इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर कुछ थे उठा के यहाँ डाल दिए, बी के उठा के भी यहाँ डाल दिए, तो भाई वो सारे पार्टिकल तो यहाँ प्रेजेंट होंगे ना। तो मतलब जो टोटल मोल्स होंगे जो कि सी सॉल्यूशन के होंगे वो क्या Na प्लस Nb होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका जो वॉल्यूम मिला है, ये 2 लीटर डाला, ये 4 लीटर डाला, यहाँ टोटल वॉल्यूम तो उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई मेरे पास वॉल्यूम जो टोटल होगा वो कितना होगा, Va प्लस Vb होगा। अगर मेरे को फाइनली जो सी सॉल्यूशन बनेगा उसके टोटल मोल्स भी पता है, उसका वॉल्यूम भी पता है, क्या मैं उसकी मोलैरिटी निकाल सकता हूँ, मोल्स भी पता है, वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी तो निकालनी है। तो भाई मैं लिखूंगा मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन जो कि यहाँ C है, तो इसलिए MC लिख देता हूँ मैं, वो किसके बराबर, टोटल मोल्स जो किसके बराबर है, Na प्लस Nb के, और टोटल वॉल्यूम कितनी है, Va प्लस Vb। अब मुझे यहाँ से बताओ Na की वैल्यू कितनी है, Ma इंटू Va, Vb की वैल्यू कितनी है, Mb इंटू Vb। तो इसलिए आपका ये हो जाता है Ma Va प्लस Mb Vb अपॉन Va प्लस Vb। ये फाइनल सॉल्यूशन है। आपने जब पहले पढ़ा था 1-2 के तरह से पढ़ा है, तो इसलिए वो होता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसलिए यहाँ पर Ma Vb Va प्लस Mb Vb अपॉन Va प्लस Vb है। आगे बात समझिए। तो अगर आपको कभी भी 2 सॉल्यूशन दिए जाए, या तो इनकी मोलैरिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, और फाइनली पूछा जाए तो आप क्या करोगे, Ma Va प्लस
MBVB अपॉन VA प्लस VB। अब बताओ ये वॉल्यूम जो है ये किस में होना चाहिए? अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है फिर तो चाहे वो ग्राम में दे या लीटर में दे, मतलब ml में दे या लीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऊपर VA आ जाएगा, ये भी VB आ जाएगा, नीचे VA VB है, तो अगर वो 1000 डिवाइड भी करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो मोलैरिटी इन दोनों के वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट का फर्क नहीं पड़ता। जो इनके वॉल्यूम होगा 5 लीटर 10 लीटर उसका फर्क पड़ेगा, बट यूनिट का फर्क नहीं पड़ता। बट उस चीज को छोड़ो, ये बात समझ में आ गई? मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फाइनली निकालनी दो सॉल्यूशन की, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 या m_a_va प्लस m_b_vb अपॉन va प्लस v। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट तो था? ठीक है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत है, लिखा होगा आपके पास इसमें। ठीक है, अगली कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर आते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ, देखो भाई जो यहाँ पर C सॉल्यूशन बना है, क्या बना है? ये C सॉल्यूशन बना है, तो इसके अंदर A की तरफ से भी मोल आए हैं और मेरे B की तरफ से भी मोल आए हैं। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात होती है कि इस C को बनाने के लिए A ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और B ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब क्या है कि भाई A ने कितने मोल्स दिए अपॉन टोटल मोल्स कितने थे, Na प्लस Nb। C सॉल्यूशन बनाने के लिए B का क्या कंट्रीब्यूशन था, कितना परसेंटेज, कितना रेशियो में, तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। बोलो, बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट है? ठीक है, अब एक कंसंट्रेशन टर्म अपने पास बचती है जो कि क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैरिटी बाकी है। ठीक है, वो उसके अंदर आ जाएगी, बता दूंगा अभी। ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे रोक देते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन ताकि जो इतना पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करके देखो, फिर कल देखते हैं हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन